Hello friends, how are you all? I'm Vali and today I'm going to discuss very important premises questions of November 2012. So today I'm going to start part 1, paper 2 part 1, and in the previous sessions we have completed paper 1. So today I'm going to start. Child-centered education was advocated by which of the following thinkers? आपको बताना जो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है वो किस थिंकर के थ्रू एडवोकेट की गई है, किसने बात की थी चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की? बीएफ स्किनर, जॉन डेवी, एरिक एरिक्सन या फिर चार्ल्स डार्विन। देखिए स्किनर जो थे वो बिहेवियरिस्ट थ्योरिस्ट थे आपके। एरिक एरिक्सन ने अलग स्टेजेस दिए हैं, लेकिन जो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की दैट मींस चाइल्ड की प्रोग्रेसिव एजुकेशन की बात की थी वो हमारे जॉन डेवी ने की थी। तो ये थे वो थिंकर जिन्होंने चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन को एडवोकेट किया था, जिसके बारे में बात की थी, जिसके बारे में इन्होंने सोचा भी था प्रॉपरली कि किस तरह से आपको चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन देने जिससे बच्चे को उसकी नीड के अकॉर्डिंग एजुकेशन प्रोवाइड हो। सो द आंसर इज जॉन डेवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वाइल टीचिंग अ सिंगल पेरेंट चाइल्ड अ टीचर शुड। जब आप एक सिंगल पेरेंट चाइल्ड को पढ़ा रहे हैं अपनी क्लास में तो टीचर को कैसे रहना चाहिए? दैट मीन सिंगल पेरेंट से क्या मतलब है आपका कि मतलब मदर फादर में से कोई एक पेरेंट है, मे बी देयर वाज सम मिस हैपनिंग हो गई है या फिर डाइवोर्स हो गया है, सो कई रीजंस हो सकते हैं। तो ऐसे में टीचर को क्या करना चाहिए? ट्रीट सच अ चाइल्ड डिफरेंटली, उस बच्चे को बहुत डिफरेंट तरीके से ट्रीट करना चाहिए। असाइन करने चाहिए उस बच्चे के लिए बहुत कम होमवर्क उस बच्चे के लिए क्योंकि वो सिंगल पेरेंट चाइल्ड है, या फिर उसको एक बहुत स्टेबल एक बहुत कंसिस्टेंट इन्वायरमेंट आपको क्लास में देना है, या फिर इस फैक्ट को ओवरलुक करना है। दैट मीन्स एंड ट्रीट सच अ चाइल्ड एट पर विद अदर चिल्ड्रन। जैसे आप अपनी क्लास में और बच्चों के साथ बिहेव कर रहे हैं और बच्चों को ट्रीट कर रहे हैं, आपको भी इस बच्चे को उसी तरीके से ट्रीट करना है। सो दिस इज अ फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि देखो अगर कोई बच्चा सिंगल पेरेंट है या जिस बच्चे के दोनों पेरेंट्स हैं, ये उस बच्चे का तो कोई कसूर नहीं है। हाँ, अगर किसी बच्चे के साथ कोई इशू है, कोई स्ट्रॉन्ग इशू है, कोई डिसेबिलिटी है, कोई इमोशनल ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, तो वो एक अलग चीज होती है। बट यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? अ सिंगल पेरेंट चाइल्ड। उन्होंने सिर्फ एक सिंगल पेरेंट चाइल्ड देके आपको कंफ्यूज किया है। तो आपको बहुत प्रैक्टिकल होकर आंसर्स देने होते हैं, दैट ओवरलुक इस फैक्ट को ओवरलुक करते हुए और उस बच्चे को आपको नॉर्मल बच्चों की तरह ट्रीट करना है। सो आंसर हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्सेलरेशन विद रेफरेंस टू गिफ्टेड चिल्ड्रन मींस। दैट मींस जो आपकी क्लास में गिफ्टेड चिल्ड्रन होते हैं उनको एक्सेलरेशन किस बेसिस पे आप करेंगे, कैसे करेंगे कि वो और प्रोग्रेस करें? एक्सेलरेट करना उन बच्चों को स्कोलास्टिक एक्टिविटीज में, या फिर उनका ट्रांजेक्शन करना और उनको और बढ़ा देना उनको को स्कोलास्टिक एक्टिविटीज को उनकी, या फिर ऐसे बच्चों को नेक्स्ट ग्रेड में स्किप करा के, जैसे कहते हैं ना कोई बच्चा पढ़ाई में बहुत अच्छा होता है, उसको क्या करते हैं एक क्लास बीच में ड्रॉप करा के नेक्स्ट क्लास में करा देते हैं। तो इस तरह से उसको प्रेजेंट ग्रेड से हटा के आगे नेक्स्ट हायर ग्रेड में उसको ट्रांसफर कर देना, या फिर उसको बहुत अच्छे अच्छे असेसमेंट्स देना ताकि वो और ज्यादा प्रोग्रेस करे, एक्सेलरेट करे उसकी जो क्वालिटी है। गिफ्टेड चिल्ड्रन दैट मीन्स जो बच्चे इंटेलिजेंट है, एक्स्ट्रा ब्रिलियंट स्टूडेंट्स जो होते हैं उनके लिए बात की जा रही है। तो अगर कभी ऐसा होता है तो क्या करते हैं, जैसे अक्सर आपने सुना होगा कि बच्चे की सेकंड क्लास छुड़वा दी, सीधा फर्स्ट से थर्ड में ट्रांसफर कर दिया, या फिफ्थ छुड़वा दी, फोर्थ से सीधा सिक्स में ट्रांसफर कर दिया। और ऐसा अक्सर एलिमेंट्री में भी किया जाता है, सॉरी प्री प्राइमरी में भी किया जाता है कि बच्चों का नर्सरी एलकेजी यूकेजी करके 3 साल होते हैं, तो एलकेजी ड्रॉप करा के नर्सरी टू डायरेक्टली यूकेजी में ट्रांसफर करा दिया, या नर्सरी स्क्रिप्ट करा दी, सीधा एलकेजी में बच्चे को ट्रांसफर किया एलकेजी से यूकेजी। तो ये सब चीजें जो होती है उन बच्चों के साथ होती, क्या होता है कि उनका 1 साल बचा लिया जाता है ताकि आगे आफ्टर 12th अगर उन्हें कोई 1 साल अपनी प्रिपरेशन में देना पड़े तो वो दे सकते हैं। तो ये सब चीजें जनरली इसलिए की जाती है, इसका जो मेन रीजन होता है वो ये होता है। तो जो स्किप करके एक ग्रेड से दूसरे ग्रेड में जाना, ये आपका बेस्ट ऑप्शन है अकॉर्डिंग टू रेफरेंस टू गिफ्टेड चिल्ड्रन। सो द थर्ड ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट एक्टिविटी फॉर गिफ्टेड स्टूडेंट्स। आपको बताना है मोस्ट अप्रोप्रिएट एक्टिविटी क्या होगी गिफ्टेड स्टूडेंट्स की। सॉल्व करने एक्सरसाइज एट द एंड ऑफ 5 चैप्टर्स सेट वन को, उनको आपने एक होमवर्क दे दिया कि जो 5 चैप्टर्स हैं इनकी लास्ट में जितने भी एक्सरसाइजेस जो क्वेश्चंस दिए हैं आप बिल्कुल 1 अटेम्प्ट में कंप्लीट करते चले जाओ, या फिर उनको टीचर्स डे पे कहा जाए कि आप क्लासेस लीजिए, या फिर एक रिपोर्ट लिखने के लिए कहा जाए स्कूल मैच के ऊपर जो रिसेंटली अभी बना है, या फिर आप उन्हें एक ओरिजिनल प्ले लिखने के लिए बोलेंगे कुछ कंसेप्ट्स देके। देखिए अगर आपको एक अच्छे स्टूडेंट से कोई भी एक एक्टिविटी करानी है, आप चाहते हैं कि पता है आपको कि उसके पास इतनी कैपेबिलिटी है कि वो एक अच्छा काम कर सकता है, तो आप उसे एक ओरिजिनल प्ले लिखने के लिए बोलेंगे, कहेंगे कि उसमें ये कैरेक्टर्स होंगे, ये कंसेप्ट्स आपने उसको दे दिए और फिर उसको बोला कि अब आप इस पे एक अच्छा सा प्ले लिख के दीजिए। तो ये भी कहीं ना कहीं बच्चे का एक क्रिएटिव होती है, क्रिएटिविटी होती है कि बच्चे की क्रिएटिविटी निकल के आती है। तो ये ऑप्शन भी आपका अच्छा ऑप्शन है। तो अगर आप उसे, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, बच्चा अपने आइडियाज यूज करेगा,
क्रिएटिव राइटिंग हो जाएगी बच्चे की, तो इसलिए फोर्थ ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कुड बी एन एंड स्टेज ऑफ अ चाइल्ड possessing bodily kindness, जिस बच्चे के अंदर बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस होगा, तो कौन सी स्टेज होगी ये वाली? ऑडिटर होगा, पॉलिटिकल लीडर होगा, सर्जन होगा, या फिर पॉइट होगा? देखिए, जब ये बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस हमने किसे पढ़ा, ये दिया है हमें थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस में, हार्वर्ड गार्डनर की जो थ्योरी है, जिन्होंने 7-8 टाइप्स की इंटेलिजेंस की बात की थी। लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, बॉडीली काइनेस्थेटिक, इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल, ये सब बातें उन्होंने कही थी। तो बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस जिसके अंदर होता है, जैसे सर्जन्स होते हैं, डांसर्स होते हैं, इनके अंदर बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस होता है। तो ऑप्शन क्या होगा इसका? आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका सर्जन। पोएट जो होगा वो आपका लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस में आ जाएगा। ओरेटर, वक्ता जिसे हम कहते हैं, जो बोलने में होता है, कम्युनिकेशन में। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, पॉलिटिकल लीडर्स, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। इंट्रापर्सनल होता है जो स्पिरिचुअल लीडर्स होते हैं उनके अंदर। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका आंसर क्या हो जाएगा? सर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गिफ्टेड स्टूडेंट्स के बारे में आपसे पूछा है। गिफ्टेड स्टूडेंट्स आर जनरली फिजिकली वीक एंड नॉट गुड एट सोशल इंटरेक्शन। ये तो गलत पॉइंट है। हमें पता है गिफ्टेड स्टूडेंट कैसे होते हैं, जो बहुत अच्छे, बहुत शार्प, क्रिएटिव स्टूडेंट्स होते हैं। जनरली डू नॉट लाइक देयर टीचर्स, ऐसा नहीं होता। अक्सर ऐसे बच्चे तो बहुत फेवरेट होते हैं स्टूडेंट्स टीचर्स के। रियलाइज देयर फुल पोटेंशियल विदाउट एनी हेल्प, उन्हें अपनी पूरी पोटेंशियल का पता होता है कि वो सब काम कर सकते हैं, उन्हें किसी हेल्प की जरूरत नहीं होती। ये नेगेटिव पॉइंट है। परफॉर्म एक्सेप्शनली वेल इन एनी फील्ड इंपॉर्टेंट टू ह्यूमन बींग्स। क्या है इसका मीनिंग? क्या है कि एज अ ह्यूमन बींग वो जब भी परफॉर्म करते हैं ना किसी भी टास्क में, वो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। एक्सेप्शनली वेल मीन सबसे डिफरेंट। तो ये उनकी एक बहुत बड़ी क्वालिटी होती है। तो फोर्थ ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नॉलेज ऑफ डैश। आपसे पूछा गया, विल बी मोस्ट सिग्निफिकेंट फॉर अ टीचर, किस चीज की नॉलेज सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट होगी एक टीचर के लिए? डीलिंग विद अ क्लास कंप्राइजिंग स्टूडेंट्स ऑफ मिक्स एज ग्रुप्स, जब वो डील करेगी उन क्लास के साथ जिस क्लास के अंदर मिक्स एज ग्रुप के बच्चे हैं। तो आपको बताने किस चीज की नॉलेज है टीचर के लिए सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट होगी? कल्चरल बैकग्राउंड, डेवलपमेंटल स्टेजेस, ऑक्यूपेशन ऑफ देयर पेरेंट्स, सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड। सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड देख के आप क्लास में कैसे बच्चे को डील करेंगे। पेरेंट्स की सैलरीज का जान के आपको क्या पता चलेगा? किसी भी बच्चे का, हर बच्चा क्लास में, अगर आपकी क्लास में मिक्स एज ग्रुप के बच्चे हैं, तो बच्चे डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन से होंगे, बच्चे डिफरेंट डिफरेंट रीजन से बिलोंग करते होंगे। ये भी आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। दैट मीन्स यू हैव टू नो अबाउट द डेवलपमेंटल स्टेजेस विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पता होना चाहिए बच्चे की किस किस तरह के डेवलपमेंटल स्टेजेस है। अगर टीचर को उसके बारे में नॉलेज होगी तो वो उन बच्चों को बहुत अच्छे से डील कर सकती है, उन बच्चों की प्रॉब्लम्स को अच्छे से समझ सकती है। अगर आपकी क्लास में मिक्स एज ग्रुप के बच्चे हैं, तो टीचर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि उसके पास डेवलपमेंटल स्टेजेस की नॉलेज होनी चाहिए। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये हमारी आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। द क्लासरूम आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आरटी एक्ट 2009 आर। क्लासरूम किस चीज का क्लासरूम की बात की जा रही है? जब आपका राइट टू एजुकेशन एक्ट दिया गया था 2009, जब उसकी इम्प्लीमेंटेशन की गई, तो क्लासरूम किस तरीके का होना चाहिए? जो उसके अंदर टर्म्स दी गई थी कि आरटी के बाद जो राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 इम्प्लीमेंट किया गया था, आपकी क्लास में किस तरह के स्टूडेंट्स होने चाहिए? एज वाइज मोर हेमोजीनस होने चाहिए, दैट मीन्स एक ही क्लास, एक ही एज के बच्चे एक क्लास में होने चाहिए? हेट्रोजेनस होने चाहिए? या फिर इसका कोई इफेक्ट नहीं था क्लासरूम की पॉपुलेशन के ऊपर, क्लासरूम की एजेस के ऊपर, कि एवरेज एज की बात नहीं कही गई थी आरटीई में? या फिर जेंडर वाइज होमोजीनियस होने चाहिए, दैट मीन्स एक क्लास में लड़के और एक क्लास में लड़कियां? देखिए, जेंडर वाइज वाली बात तो यहाँ गलत हो गई। आरटी ने ऐसी कोई बात नहीं कही थी। आरटी एक्ट 2009 में क्या बात की गई थी? द पासिंग ऑफ द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दी जानी चाहिए अकॉर्डिंग टू एक्ट 2009। और दूसरा क्या था, ये कब आया था आपका फोर्स में? आया था 2010 में आया था, क्योंकि आरटी एक्ट 2009 तो बना था। इम्प्लीमेंट कब हुआ था? 2010 में इम्प्लीमेंट हुआ था। और इस प्रोविजन के अकॉर्डिंग जो बच्चे 6 से 14 साल तक की एज में, दैट मीन्स 8 साल की एलिमेंट्री एजुकेशन जो है उनकी एज के अकॉर्डिंग, एज अप्रोप्रिएट क्लासरूम के अकॉर्डिंग उनको देनी चाहिए। Every child of the age 6 to 14 years shall have a right to free and compulsory education in a neighborhood school till completion of elementary education। बच्चे 6 से 14 साल तक के बच्चों को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन देनी चाहिए, सबको मिलनी चाहिए। उनके पास से स्कूल से, ऐसा नहीं कि बहुत डिस्टेंस वाले स्कूल्स हो, ताकि वो एजुकेशन लेने में उन्हें फिर दिक्कत आएगी। तो उन्हें बिल्कुल अपने आसपास के स्कूल से 6 to 14 ईयर्स तक की एज में फ्री और कंपलसरी एजुकेशन देनी चाहिए, जब तक कि उनकी एलिमेंट्री एजुकेशन कंप्लीट नहीं होती। और एज वाइज उनकी क्लासेस होनी चाहिए। दैट मीन्स ऐसा ना हो कि सेकंड क्लास में 10 साल का बच्चा बैठ रहा है,
ठीक है। सेकंड क्लास में जो 6-7 साल के बच्चे की एज है वही होना चाहिए, तो इस हिसाब से जो एज वाइज था वो मोर हेमोजीनस था। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? फर्स्ट ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। सो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का लेसन। इन द नेक्स्ट सेशन मैं आगे के इसके क्वेश्चंस कंप्लीट कराऊंगी। सो थैंक यू फॉर योर अटेंशन, स्टे ब्लेस्ड, एंजॉय लर्निंग। बाय बाय, सी यू सून विद द नेक्स्ट वीडियो।